हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ नवीन राणा। दोस्तों, उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी समूह गाँव में 746 प्लस पोस्ट के लिए हमने ये कोर्स यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में शुरू करा है। आप सभी इससे भली भांति परिचित भी होंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है दोस्तों, हिंदी का। तो जिसने हिंदी का लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हिंदी में हमारा जो टारगेट है वो है 20 में से 20 मार्क्स लाने का। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप सभी इसी जुनून के साथ आप यहाँ इस वीडियो में अभी आ रखे होंगे कि हमने हिंदी में जो है 20 में से 20 मार्क्स लाने हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी जुनून के साथ शुरू करते हैं इस हिंदी के लेक्चर नंबर 2 को। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं जी, हमारा स्टडी प्लान है दोस्तों। टाइम का थोड़ा सा इशू हो सकता है दोस्तों, क्योंकि नेटवर्क इशू की वजह से वीडियो अपलोड होने में टाइम, आपको बिल्कुल कॉपरेट करना है दोस्तों। वीडियो अपलोड जरूर होगी, लेट होगी पर होगी जरूर। ठीक है, तो आपको टाइम के हिसाब से थोड़ा वेट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि मूल स्वर क्या होते हैं, संधि स्वर क्या होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, समवृत्त स्वर, विवृत, अर्ध समवृत्त और अर्ध विवृत, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। सर, इन सारे टॉपिक पे हैं दोस्तों, आज हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको इन सारे टॉपिक में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इनकी, तो आने वाले 10 से 15 मिनट में आप इन सब टॉपिक में मास्टर बनने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा। ये सारे जो जितने भी आपको यहाँ पे लिखे हैं सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, 20 में से 20 मार्क्स लाने हैं तो इतनी डिटेल स्टडी हमें करनी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं स्वरों के बारे में। कल हमने स्वरों की संख्या के बारे में अच्छे से समझा था, तो मैं आपको एक बार रिकैप करके बता देता हूं कि अगर पूछा जाए उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी बताई थी मैंने, 10 बताई थी। और अगर सिर्फ इतना पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब आपने क्या बताना है, 11 होती है। कामता प्रसाद गुरु जिन्होंने व्याकरण लिखा, उनके अनुसार ऋषि, री से ऋषि जो है ये लिखित आधार पर लिया गया है, तो इसको जोड़ के जो है 11 हो जाते हैं। नहीं तो स्वरों की संख्या कितनी है, 10 है। ये हमने कल के लेक्चर में अच्छे से समझा है। अगर ये पूछा जाए कि वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या होती है वो होती है 13। ठीक है, अंग और आ ये दो क्या होते हैं, अयोगवा होते हैं। ठीक है, अंग आ क्या होते हैं, अयोगवा होते हैं। ये दो जुड़ जाते हैं वर्णमाला में। तो अब स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 13। तो ये हमने कल के लेक्चर में इसको समझा था अच्छे से। तो अभी क्या समझा हमने, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है, और सिर्फ स्वरों की संख्या बोली जाए तो 11 होती है। इसमें एक री से ऋषि जुड़ जाता है। और अगर पूछा जाए वर्णमाला के आधार पर, तो वर्णमाला के आधार पर स्वरों की संख्या 13 होती है। इसमें अंग और आ जाता है। ठीक है, ये हमने कल डिटेल से समझा था। आज हम क्या समझने वाले हैं, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जो है स्वरों के कितने भेद होते हैं। अब दोस्तों हम इन 11 की ही बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, स्वर कितने 11 होते हैं, इन 11 की ही हम बात कर रहे हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर हम 11 स्वरों को समझेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की जो होते हैं 2 भेद होते हैं, एक होता है मूल स्वर और एक होता है संधि स्वर। अब मूल स्वर क्या होते हैं, मूल स्वर वही स्वर होते हैं दोस्तों जो किसी जो दूसरे स्वरों के मेल से ना बने, मतलब ये स्वतंत्र होते हैं। मूल स्वर क्या होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, किसी दूसरे के मेल से नहीं बने होते हैं। जैसे आ, छोटा आ जो है ये किसी के मेल से बना है, नहीं बना है। ई, छोटा ई जो है, छोटा ऊ हो गया। और री, ये 4 जो है दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए 4 होती हैं। और मूल स्वरों की कभी कभी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, जो दूसरे स्वरों के मेल से नहीं बनते हैं उनको हम मूल स्वर कहते हैं। वो मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। और ये चारों आपको पता होने चाहिए। आप खुद से देखेंगे, सिर्फ आ, ई, उ ये किसी के मेल से नहीं बने। अगर हम संधि स्वर को समझेंगे तो संधि स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों के मेल से बनी होती है, जो 2 स्वरों से मिलकर बनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। अब आप देखें, बड़ा आ यहाँ पे है, तो बड़ा आ कैसे बना है, छोटा आ प्लस छोटा आ, तभी तो बड़ा आ बना है। तो मतलब क्या है, ये स्वरों के मेल से बना है, इसलिए इसको संधि स्वर कह दिया। जो स्वरों के मेल से ना बना है उसको हम मूल स्वर कहेंगे। तो ये कौन कौन से होते हैं संधि स्वर, बड़ा आ हो गया, बड़ा ई हो गया, बड़ी ऊ हो गया, ए, ओ और औ, ये सभी मेल से बने होते हैं। ठीक है, तो इनको हमने क्या बोल दिया, संधि स्वर कह दिया। अब क्लियर हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। ठीक है, और मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो 7 और 4 कितने, 11 हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर हो गई है, मूल स्वर और संधि स्वर। अब जो ये संधि स्वर है दोस्तों, ये 7 होते हैं संधि स्वर,
इन संधि स्वर को भी दो दो भेद होते हैं, इसके भी दो पार्ट होते हैं। अब ये जो संधि स्वर होते हैं दोस्तों, ये संधि स्वर भी दो भेद होते हैं, इसके भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है। मूल स्वर तो हो गया ये 4 और संधि स्वर हो गए ये 7। अब ये 7 जो हैं इसके भी दो पार्ट होते हैं। ये संधि स्वर जो ये 7 बन के आए हैं, ये दो भागों से बन के आए हैं। क्या होते हैं संधि स्वर के दो भेद? संधि स्वर के दो भेद होते हैं, एक होता है दीर्घ संधि स्वर और एक होता है संयुक्त संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर क्या होते हैं? जो समान मूल स्वरों से बने हैं। समान मूल स्वर मतलब समान, जो देख रहे हैं छोटा आ और छोटा आ, इनसे मिलकर क्या बना? बड़ा आ बना है। तो ये एक समान है, समान जाति वाले हैं आ। और ई से बना है बड़ी ई और ऊ से बना है बड़ा ऊ, ठीक है। तो ये हैं, ये हमारे दीर्घ संधि स्वर बन जाएंगे, समान जाति से बने। इसको हम ये भी बोल जाते हैं सजातीय स्वर बोलते हैं इनको, ठीक है, सजातीय भी बोल सकते हैं। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जो दो भिन्न भिन्न स्वरों से मिलके बने हैं। भिन्न भिन्न क्या हो गए दोस्तों? आ और ई से मिलकर ए बना है और आ और ऊ से बनता है दोस्तों ओ, ठीक है, ये ओ, ये इसको करेक्ट कर लें। और आ और ए से बना है और आ और औ से बना है औ। तो ये अलग अलग स्वर आप देख रहे हैं, आ और ऊ से मिलकर बना है ओ, आ और ई अलग अलग स्वर है, तो इनसे बने हैं ये। तो 4 ये हो गए और 3 ये हो गए, 7 हो गए, ठीक है। तो क्लियर हो गया दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर किसके पार्ट? ये जो पार्ट है दोस्तों ये आपको क्लियर हो गए हैं, संधि स्वर के हैं। तो संधि स्वर 7 होते थे, ये 7 हमने समझ लिए। आगे क्लियर हो गया आपका संधि स्वर और मूल स्वर, और उसके बाद दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर भी आपके डन हो गए। अब हम बात करते हैं जीवा के उत्थानित भाग के आधार पर, मतलब जो हमारी जीभ है उसके प्रयोग के आधार पर। अब इसको समझ क्या है जीवा की, मतलब जीभ हमारी जो है उसका प्रयोग के हिसाब से हमने 3 भागों में स्वरों को वर्गीकृत किया है। मान लो दोस्तों ये हमारी जीभ है, ठीक है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो आगे का पार्ट है इसको बोलते हैं अग्र स्वर। क्या बोलते हैं? आगे के पार्ट को अग्र बोलते हैं। बीच वाले पार्ट को हमने बोल दिया मध्य, और तीसरे जो ये पीछे का है इसको हमने बोल दिया पश्य, ठीक है दोस्तों, ये पश्य। तो इस तरीके से जो 3 पार्ट हमने इस जीभ के कर दिए हैं। अब इसके अनुसार जो स्वर बनते हैं वो हम आगे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये होता है दोस्तों अग्र स्वर। अग्र स्वर होते क्या हैं? अग्र स्वर को अगर हम बात करें तो अग्र स्वर के उच्चारण के समय जो जीभ का जो है आगे वाला भाग ऊपर उठता है। मैंने अभी बताया ये जीभ है, इसके 3 भाग करे, जो आगे वाले पार्ट इसको बोलते हैं अग्र स्वर, ठीक है। तो ये हो गया अग्र स्वर। अग्र स्वर में क्या होता है? जीभ का जो है आगे वाला भाग जो उठता है। अब आप खुद से ट्राई करके देखिए, आप बोलेंगे ई ए, ठीक है, ये छोटी ई है, ठीक है, ई ए, तो ये 4 जो होते हैं ये अग्र स्वर होते हैं दोस्तों, समझ गए। आप देख रहे हैं इनको बोलने में आपकी जो जीभ का आगे का पार्ट हिल रहा होगा, ठीक है, ऊपर उठ रहा होगा। अब आता है दूसरा मध्य स्वर। मध्य स्वर ये बीच वाला पार्ट जीभ का, ठीक है। इसमें जो है मध्य स्वर में जो जीभ का बीच वाला भाग ही उठ पाता है सिर्फ, ठीक है। इसको केंद्रीय स्वर भी कहते हैं, क्योंकि बीच का है तो केंद्र बोलते हैं, इसको केंद्रीय स्वर भी होता है। ये सिर्फ एक ही होता है। आप बोल के देखिए दोस्तों, मध्य स्वर जब आप बोलते हैं आ, ठीक है, तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि बीच वाला भाग उठ रहा होगा जीभ का, ठीक है, तो इसको मध्य स्वर बोलते हैं, ठीक है। रटिए बस, समझ के चलते रहो। अब पश्च स्वर क्या होते हैं? पश्च स्वर आप समझ गए होंगे, जो पीछे का भाग जब बोलते समय जो पीछे से भाग जब हिस्सा जब उठता होगा जीभ का, उसको हम पश्च स्वर कहेंगे। देखते क्या बोल रहा है, उच्चारण के करते समय जब जीभ का पीछे वाला हिस्सा ऊपर उठता है तो उसको हम पश्च स्वर कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? देखो, बड़ा आ गया, आ उठ रहा है ना पीछे का हिस्सा जीभ का, देखें ऊ ओ लग रहा है, तो जीभ का जो पीछे का हिस्सा उठ रहा है। तो ये कितने हो गए? 2 4 5, 5 तो हो गए पश्च स्वर, और 1 हो गया आपका मध्य स्वर, 6 और 4 ये हो गए दोस्तों अग्र स्वर हो गया, ठीक है। री को हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि ये उच्चारण के आधार पर है ना, लिखित के आधार पर री है, तो इसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे, ये सारे उच्चारण के आधार पर है, ठीक है। तो 10 हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, और आशा करता हूँ आपको ये डन हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मुखाकृति के आधार पर स्वर। मुख की आकृति के हिसाब से स्वरों को वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं इनको। मुख की आकृति के अनुसार जो स्वरों के इन्होंने 4 भेद बताए, 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध संवृत और अर्ध विवृत, ठीक है। मान लिया हमने हमारा जो मुंह है वो कैसा है? एक गोल है, वृत्त की तरह गोल है, ठीक है। तो इनसे किस प्रकार की जो है स्वर बनते हैं वो हम अच्छे से समझते हैं। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, संवृत स्वर क्या होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, ये सब पूछे जाते हैं।
तो आप इनको डिटेल से समझते रहें और नोट्स बनाते रहें साथ साथ में। समृद्ध स्वर को समझते हैं, ठीक है। समृद्ध स्वर को बोलने पर मुंह सबसे कम खुलता है, ध्यान दें। समृद्ध स्वर में क्या होता है, मुंह हमारा बहुत कम खुलता है, उसको हम समृद्ध स्वर बोलते हैं। कौन कौन है, जैसे ई, बोल के देखिएगा कितना खुल रहा है आपका मुंह, ई ऊ, क्या हो रहा है, बहुत कम आपका मुंह खुल रहा होगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे समृद्ध स्वर है, 4 हो गए, आपको दिख रहे हैं। अब बात करते हैं विवृत स्वर। विवृत स्वर क्या होते हैं, विवृत स्वर को बोलने पर मुंह हमारा बहुत ज़्यादा खुलता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपका मुंह खुल जाता है, ऐसा लगता है जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट खुल गए होंगे, ठीक है। ऐसा आपका मुंह खुलने लग जाए तो आप क्या बोलेंगे, विवृत स्वर। ये एक होता है, क्या होता है, बड़ा आ, देखो बोल के देखो पूरा मुंह खुल रहा होगा, आ, ठीक है। तो ये होता है विवृत स्वर, डन हो गया। तीसरा जो आता है वो है अर्ध समृद्ध स्वर। ये ऊपर हमने पढ़ा क्या, समृद्ध स्वर, क्या बोला, जब मुंह बहुत कम खुलता है। अर्ध समृद्ध में क्या होता है कि बोलने पर जो है मुख का स्वर को बोलने के समय जो है मुख थोड़ा ज्यादा खुलता है। इसके अकॉर्डिंग देखिए, समृद्ध स्वर में क्या हो रहा है, मुंह बहुत कम खुलता था, पर अर्ध समृद्ध में क्या हो रहा है, मुंह थोड़ा इससे ज्यादा खुलने लगता है, थोड़ा सा ज्यादा। अब आप देखिए ई कितना खुल रहा मुंह, ई, और अब आप ए बोलेंगे तो थोड़ा इससे ज्यादा खुल रहा है, ए और ओ क्या होता है, अर्ध समृद्ध में आ जाता है, ठीक हो गया। अब बात करते हैं अर्ध विवृत स्वर। अब विवृत स्वर हमने अभी क्या पढ़ा था, विवृत स्वर में हमने पढ़ा था कि मुंह जो है केदारनाथ के कपाट की तरह खुल जाता है, पूरा खुल जाता है, ठीक है। अर्ध विवृत स्वर में क्या होता है कि बोलने पर मुख की जो विवृति स्वर से थोड़ा कम खुलता है, मतलब ये जो कपाट खुल रहे थे हमारे सबसे ज्यादा, इससे थोड़ा सा कम, अर्ध हो गया, वो आधा हो गया, ठीक है। तो ये आधा में क्या आ जाते हैं, आ, ए और ओ आ जाते हैं, ठीक है। आप इसको बोल के देखें, आ, ए से ऐनक, ओ से औरत, ठीक है। तो औरत से हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि इनका मुंह थोड़ा कम ही खुलता है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है। डन हो गए सारे टॉपिक आपके। समृद्ध स्वर कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। विवृत स्वर 1 होता है जिसमें मुंह पूरा खुलता है, ठीक है। और अर्ध समृद्ध कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसमें क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग समृद्ध से थोड़ा ज्यादा खुलता है, ठीक है। पर अर्ध विवृत में क्या होता है, ये विवृत स्वर पूरा खुलता है, इसके थोड़ा कम खुलता है। तो ये कितने हो गए, 3। तो 3 ये हो गए, 2 ये हो गए 5, और 1 हो गया 6, और 4 ये हो गए दोस्तों, कितने हो गए, 10 हो गए। क्योंकि हम लिखित के आधार पर नहीं बोल रहे, हम उच्चारण के आधार पर बोल रहे हैं, तो 10 स्वर हैं, ठीक है। अभी डन हो गया आपका ये। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठ मतलब ओंठ, ठीक है, ओंठों की आकृति के आधार पर जो है स्वरों को समझते हैं। तो ओंठों की आकृति के हिसाब से देखेंगे तो 2 प्रकार के, एक होता है वृत्ताकार स्वर और एक होता है अवृत्ताकार स्वर, ठीक है। इनके उच्चारणों में अगर ओंठों का आकार गोल होता है, जब हमारे ओंठों का आकार कैसे होने लग जाए, गोल एक प्रकार से, तो हम उसको वृत्ताकार स्वर बोलेंगे। और जब आपको ऐसा लगे कि ओंठ वृत्ताकार गोलाकार नहीं हो रहे हैं तो अवृत्ताकार हो जाएगा। अब समझ लेते हैं वृत्ताकार में क्या है, ओंठों के गोल होते हैं, कौन कौन से हैं। तो देखिए आप बोल के देखो, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, ठीक है, ठीक है। अब आप बोल के देखेंगे, ऊ हो रहा है आपका, ओंठ कैसे हो रहे हैं, गोल आकार के हो रहे होंगे, ओ, ठीक है, हो रहे हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, वृत्ताकार स्वर होंगे, ठीक है। अब आप अवृत्ताकार में देखेंगे, इसमें आपकी जो है उन्हें अवृत्ताकार स्वर बोलते हैं, जो गोल न खुलकर कोई अन्य आकार दे रहे होंगे। देखो आ, अभी आ बड़ा, ई ए, ठीक है। तो ये अवृत्ताकार स्वर में आ गए, तो आप इनको भी नोट कर लें, ठीक है। और ये भी जान लें कि वृत्ताकार में कितने आ रहे हैं, अवृत्ताकार में कितने आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर को समझते हैं। उच्चारण के स्थान के आधार पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वाला पॉइंट है, तो इसको अलग से समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। एक होता है दोस्तों कंठ, एक होता है तालु, एक होता है मूर्धन्य, एक होता है ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ। अब समझते हैं जब कंठ से आती हैं तो ये कंठ वाले जो स्वर होते हैं, देखो उच्चारण का स्थान कहाँ से स्थान आ रहा है, कंठ से जो आ रहे हैं स्वरों में, वो कौन कौन से आते हैं, वो आते हैं आ और बड़ा आ, ठीक है। आप बोल के देखो, आ, तो कंठ से, गले से आ रही है ना आवाज़, तो ये आते हैं कंठ स्वर हो गए हमारे। तालु वाले देखो, ई और ई होते हैं तालु वाले, ठीक है।
तालु मतलब आप देखें मुंह के किसी हिस्से को टच कर होगा, ई ई, ठीक है, ये होते हैं हमारे तालु स्वर। मूर्धन्य स्वर क्या होता है? मूर्धन्य पूरा मुंह आपका घूम रहा होगा, देखो री, ठीक है, ये री होता है। री जो है वो मूर्धन्य स्वर होता है। और एक होता है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब ओंठों से जो बोले जा रहे, देखो ओ, ओंठों के द्वारा ऊ और ऊ। तो ये आपके आपके क्लियर हो गए यहाँ पे। कंठ स्वर हो गए आ, तालु स्वर हो गए ई, मूर्धन्य स्वर हो गया री, और ओष्ठ स्वर हो गया ऊ। डन। अब इसके अलावा जो है दोस्तों, एक उठता है कंठ तालव्य, ध्यान से, कंठ तालव्य स्वर, ठीक है। अब कंठ तालव्य में क्या होता है, इसका नाम क्या है? कंठ, ये देख रहे हैं आप कंठ, और तालव्य मतलब तालु से मिलकर बना है। जो कंठ और तालु से मिलकर बना है उसको कंठ तालव्य बोलेंगे। अब कंठ में क्या है? आ है, कंठ से आ बना है, और तालु से क्या? ई बना है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, आ और ई, क्या बन जाएगा? तो ये ए बन जाएगा। तो आप बोले आ और ई क्या बनता है? ए। बोलो आ और ए को साथ में बोलने की कोशिश करो, ए वाली आवाज आएगी क्या? आई, बोल रहे ना, ए बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कंठ तालव्य स्वर हो जाएगा। डन हो गया। तो ए और ए जो है बड़ा वाला, ये हमारे क्या हो जाएंगे? कंठ तालव्य स्वर। डन हो गया। कंठ ये हो गया कंठ वाले स्वर, और तालव्य से मिलकर बना कंठ तालव्य। तो ये कंठ का हो गया, ये तालव्य का होगा। तो ए हमारे क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। क्लियर हो गया। अब एक और होता है कंठोष्ठ्य। क्या होता है? मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, कंठोष्ठ्य, ठीक है। कंठोष्ठ्य मतलब कंठ और ओष्ठ्य। कंठ ये पहला वाला और ओष्ठ से मिलकर बनना है, इसको बोलते हैं कंठोष्ठ्य स्वर। अब ये कौन कौन से? देखो, कंठ से हमने ले लिया आ, ले लिया, ठीक। कंठ से हमने क्या आ गया? आ गया, ये कंठ से आ ले लिया। और उसके बाद मैंने बोला ओष्ठ्य, ओष्ठ से आ से हमने, ओष्ठ से क्या ले लिया हमने? ऊ ले लिया। अब मुझे बताओ, आ और ऊ के बोल के देखो तो क्या बनेगा? औ, औ बन रहा है। यानी कि औ जो बनते हैं ये कंठोष्ठ्य स्वर होते हैं। क्या होते हैं? ठीक है, ओ और औ क्या हो गए? ये कंठोष्ठ्य स्वर हो गए। तो ये आपके पूरे के पूरे स्वर कंप्लीट हो गए। यहाँ पे 11 के 11 देख लें एक बार अच्छे से। कंठ स्वर क्या होते हैं? कंठ से आवाज आती है, आ और आ होते हैं, 2 कंठ स्वर हो गए। तालु स्वर 2 हो गए, ई और ई हो गया। मूर्धन्य स्वर क्या होता है? सिर्फ री सी, री। और ओष्ठ स्वर क्या हो गए? जो ऊंट से है, ऊ और ऊ। डन हो गया ये। अब इसके अलावा जो हो गए, ये कितने हो गए? 2, 4, 5 और 2 7, 7 तो ये हो गए। अभी 4 और बचते हैं। तो 4 क्या बचते? एक तो बच गया ए बच गए, और एक बच गया ओ ओ। जो ए हैं वो बने कंठ और तालु से। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि कंठ तालव्य स्वर क्या होते हैं। तो ये होते ए और ए, ठीक है, क्योंकि कंठ और तालु से जो बना है वो आ और ई से मिलकर बना है कंठ तालव्य। डन हो गया। तो ए हो गया हमारा कंठ तालव्य स्वर, और जो हमारा कंठोष्ठ्य स्वर है, कंठ और ओष्ठ से मिलकर बना है, वो है ओ और औ, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे ओ औ हो गया, ये हमारा ओ आ गया, आ आया, और आ और ऊ से मिलकर बना है ओ। तो ये हमारा कंठ और ओष्ठ हो गया। तो ओ औ हो गया, 2 ये हो गए ओ औ, और 2 ये हो गए ए। तो 4 ये हो गए, 4 और 2 ये हो गए ऊ, 6, 1 हो गए ऋषि, 7 और 2 ये हो गए ई, 9 और 2 ये हो गए आ। तो इस हिसाब से हमारे पूरे 11 स्वर हो गए। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमारे आज का ये सारे टॉपिक हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे आके, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, मूल स्वर क्या होते हैं? अपने आप से क्वेश्चन करें, अगर आपको समझ आ गया है तो बताइए मूल स्वर क्या होते हैं। मूल स्वर क्या होते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं, जो किसी दूसरे स्वर की मदद नहीं लेते हैं। जैसे क्या बोला था? आ, ई, ऊ, और क्या बोला था? री। ये 4 होते थे मूल स्वर। संधि स्वर क्या बचते थे? जो किसी मेल से बने होते थे, ठीक है। ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगर स्वर आपको पता चल ही गया, जीभ के जो आगे के हिस्से से बोले जाते हैं। मध्य स्वर, पश्च स्वर भी आपका डन हो गया है। संवृत, विवृत, अवृत और अर्ध विवृत स्वर, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वृत्ताकार स्वर आपको अच्छे से पता चल गया है, और अवृत्ताकार स्वर भी आपको पता चल गया है। और इसके अलावा जो हमने लास्ट में जो है उच्चारण के आधार पर करे थे, कंठ तालु मूर्धन्य ओष्ठ्य, कंठ तालु कंठोष्ठ्य, ये सारे हमने आज यहाँ पे क्लियर कर दिए होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सारे जो है टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे, और आप इनको नोट डाउन करें अच्छे से, अपने नोट्स बनाइए। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ,
ताकि हिंदी का इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, तो हम छोटे छोटे टॉपिक को लेके चलेंगे तो आपको ये सारे याद रहेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप इनको नोट्स बना के साथ साथ में चल रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों प्लीज़, अगर वीडियो को अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है तो कोऑपरेट करिएगा। लेट वीडियो अपलोड होगी पर होगी ज़रूर दोस्तों। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, आपके साथ हूँ जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। इस बार सिलेक्शन लेना है, ये हमारी जिद है। यूके ट्रिपल एससी में इस बार सिलेक्शन लेना है, इस जिद के साथ हमने इस कोर्स को शुरू करा है और आपने हमारे साथ ज्वाइन किया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।